प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की आपकी हिंदी साहित्य की कक्षा में हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकाल के कवि केशव दास के प्रश्नों से संबंधित जो है आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो है पाठ्यक्रम के अनुसार जितनी बहुमूल्य व्याख्याएं हैं उतना ही जो है प्रश्नों की ओर ध्यान देना या प्रश्नों पर चर्चा करना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम के समय में जो है पेपर में दोनों ही चीज़ें आती हैं, प्रश्न उत्तर भी आते हैं और साथ साथ व्याख्या भी आती है। अब हम केशव के संबंध में देखते हैं कि जब केशव से यदि प्रश्न आते हैं तो वो किस तरीके से आते हैं और उन प्रश्नों को हमें किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब भी पेपर होगा तो उस समय पर जो है व्याख्या के साथ जब प्रश्न आते हैं तो निबंधात्मक प्रश्न भी आते हैं, यानी बड़े प्रश्न। उसके साथ साथ जो है लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से उस समय पर इनको करें, तो उसके संबंध में हम देखते हैं कि जैसे ये प्रश्न जो आपके समक्ष हैं ये निबंधात्मक प्रश्न हैं कि कवि केशव दास से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे एक है, केशव की संवाद योजना बेजोड़ एवं सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है, क्या आप इस मत से सहमत हैं? एक प्रश्न तो इस प्रकार से बन सकता है। दूसरा प्रश्न इनसे इस तरह से भी आता है कि पठित अंश के आधार पर केशव दास के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। आगे का प्रश्न है, केशव के प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डालिए। आगे 4 नंबर पर है, केशव की अलंकार योजना और छंद योजना उनके पांडित्य का उद्घाटन करती है। इस कथन की विवेचना करते हुए या इस कथन के संदर्भ में केशव के कला पक्ष का मूल्यांकन कीजिए। आगे 5 नंबर पर प्रश्न है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, इस संबंध में अपना तर्क दीजिए। या इसके अतिरिक्त जो है यह प्रश्न जो छंद वाला है वो इस तरीके से भी आ जाता है कि केशव के काव्य को जो है छंदों का अजायब घर कहा जाता है, इस तरीके से भी प्रश्न आता है। अब ये इस प्रकार के जो प्रश्न हैं लगभग भाषा शैली की दृष्टि से थोड़ा बहुत एग्जाम के समय में इनमें जो है परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, लेकिन इनको करने के लिए हमें कई बातें ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि यदि प्रश्न हमारे समक्ष आया है तो सबसे पहले हम ये चीज देखें कि जो प्रश्न आया है उसके कितने भाग हैं या वो कितने अंक का है। यदि कोई प्रश्न 2 भागों में विभक्त है और आगे अगर उसके लिए ये कहा कि ये इतने अंक का है, तो निसंदेह रूप से उसके दोनों जो भाग हैं वो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम अधिकांशतः क्या करते हैं कि अगर जो उसका एक भाग है हम उस पर बहुत ज़्यादा विस्तृत चर्चा कर देते हैं और उसका जो आधा हिस्सा है उस पर हम 4 या 6 पंक्तियां बोल करके ही या रख करके जो है हम छोड़ देते हैं, लिख करके जो है। तो जब मूल्यांकन होता है तो उस समय पर जो है हमारा इस बात का अंकों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमसे अगर 2 बातें उसमें पूछी गई एक प्रश्न में तो निसंदेह रूप से दोनों ही पार्ट यानी दोनों ही उसके जो पक्ष हैं या प्रश्न के दोनों जो भाग हैं वो उतने ही बहुमूल्य हैं। तो हम इस चीज को सबसे पहले जरूर देखें कि वो कितने भागों में विभक्त है और कितने अंक का प्रश्न है। यदि अंक अधिक हैं तो हम उसका प्रस्तुतिकरण अंक के अनुसार ही करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते कि 12 या 14 नंबर का कोई भी प्रश्न है
तो उसको हम जो है 5 या 6 पंक्तियों में संक्षिप्त में दर्शाएं। और यदि बहुत कोई छोटा प्रश्न है तो उसको हमने 4 पृष्ठ में दर्शा दिया, ऐसा भी नहीं किया जा सकता है। ये बात इसलिए स्पष्ट इस व्याख्यान में की जा रही है आपके समक्ष कि अधिकांशतः क्या होता है कि हमारा जो करने का पेपर में जो तरीका होता है वो मुख्य रूप से वह होता है कि कभी कभी ये होता है कि जो प्रश्न छोटा है और कम अंक का है, लेकिन उस पर हमको मैटर बहुत ज़्यादा याद है, तो हम वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते कि इसके अंक 4 हैं, 2 हैं या 3 हैं, तो हम उसको विस्तार से लिखते हुए चले जाते हैं। लेकिन यह बात भी ध्यान रखने के योग्य है कि यदि अंक उसके 4 या 5 हैं और हमने यदि उस प्रश्न का उत्तर 10 पृष्ठों में लिख दिया, लेकिन हमारा जब मूल्यांकन होगा तो निश्चित रूप से जो है वह उन 5 अंक से ही होगा। तो अगर हम 10 पृष्ठ का उत्तर लिखते हैं तब भी हमारे वही 3 या 4 अंक आते हैं, और यदि जितने शब्दों में पूछा गया है हम उतना लिखते हैं तभी भी हमारे अंक वहाँ पर उतने ही आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम जितनी ज़रूरत से ज़्यादा, यानी जो हमसे मांगा गया है, अगर हम अपनी इच्छा से उसके अनुकूल न करके जो है और हम अपने अनुसार जब उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं तो फिर हमारे अंक जो है कम आते हैं। अब दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पर कई प्रश्न ऐसे हैं कि आप सहमत हैं तो आप अपना तर्क दीजिए। जैसे आया है कि मानी जाती है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अब किसी भी कवि ने जिस चीज़ को उसमें प्रस्तुत किया, चाहे रस हो, छंद हो, अलंकार हो, भाषा शैली हो, या फिर उसका लिखने का अपना एक अलग से तरीका हो, या फिर उसकी विषय वस्तु हो, प्रत्येक कवि की जो है बिल्कुल लिखने का तरीका अलग होता है और वो अपने अंदाज में ही अपनी रचना को लिखता है। अब ये पाठक पर निर्भर करता है, या जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को एक समान दृष्टि से ही दिखाई दे। उदाहरण के तौर पर यदि आपको केशव पढ़ाए गए तो केशव जरूरी नहीं है कि आप सभी को एक जैसे लगें। किसी को केशव बहुत अच्छे भी लग सकते हैं, किसी को केशव की रचना जो है अच्छी नहीं लग सकती हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न पूछा है कि आप सहमत हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जब भी हमको प्रश्न का उत्तर देना है तो हमें अपने आधार पर ये देखना है कि चाहे उन्होंने जिस जिस चीज़ का प्रयोग किया, क्या वो आपको उचित लगी या अनुचित, या फिर आपको उसमें कुछ कमियां जो है दिखाई दी। तो यहाँ पर क्या है, जब अपने अनुसार हम तर्क देते हैं तो हम इसमें अपनी सहमति को भी जो है व्यक्त करते हैं कि क्या हम इस बात से सहमत हैं या फिर हम इससे असहमत हैं। इसके साथ साथ जैसे आगे का प्रश्न है कि पठित अंश के आधार पर केशव के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, केशव के प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डालिए। ये जो दूसरे अन्य प्रश्न जो है इसमें आगे आ रहे हैं, तो इसको क्या है कि हमें इनको भी उस समय पर एक अनुपात के माध्यम से ही प्रस्तुत करना है। यदि काव्य सौंदर्य उसमें पूछा है तो काव्य सौंदर्य से संबंध रखने वाली जितनी भी विशेषताएं हैं हम उनका एक अनुपात बना करके ही चलेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि अधिकांशतः जब हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो हम उस बिंदु से संबंधित जो है कि अगर वो कठिन काव्य के प्रेत हैं, हमने उसका कोई भी एक बिंदु चुना कि इसके आधार पर उनकी भाषा क्लिष्ट है या उसमें और विषयों का ऐसा जो है प्रयोग किया गया है कि जिससे हमारी बात समझ में नहीं आती है या जटिलता आती है, अगर ऐसे कोई भी बिंदु हैं तो हम अधिकांशतः क्या करते हैं कि हमने ये एक अपनी धारणा निश्चित कर ली कि हम इस प्रश्न का उत्तर 10 बिंदु में 8 बिंदु में किस आधार पर देंगे। तो हम अधिकांशतः उन बिंदुओं पर 2-2, 4-4 पंक्तियां लिख करके और हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात आती है प्रश्नों के उत्तर की, तो अगर आपने छंद बताई या रस बताया या अलंकार बताए या हमने प्रकृति चित्रण का वर्णन किया, तो हम
सरल शब्दों में अगर हमने ये कह दिया कि प्रकृति का मनुष्य जीवन से बहुत ज़्यादा संबंध है, और क्योंकि मनुष्य जो है प्रकृति की गोद में ही अपनी आंखें खोलता है। ये मैंने आपको एक सरल सा उदाहरण देकर के बताया और हमने समझ लिया कि ये प्रकृति चित्रण उनका यहाँ पर पूर्ण हो गया। और उससे संबंधित जो भी बिंदु आते हैं कि आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण है, उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण है, अलंकारिक रूप में प्रकृति चित्रण है, तो वो जब हमने प्रश्न के उत्तर में जब हम बताना उनको चालू करते हैं या दर्शाते हैं तो हम सीधी 2-2, 4-4 पंक्तियां स्पष्ट करते हुए हम प्रश्न को जो है पूर्ण कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम इन चीज़ों को दर्शाते हैं तो हमें इस चीज़ का भी आभास होना चाहिए कि अगर हमने किसी छंद को बताया है या हमने अलंकारों के माध्यम से उनकी क्लिष्टता बताई है या हमने प्रकृति चित्रण से संबंधित कोई विशेषता दर्शाई है, तो हम उस चीज को पूरी तरीके से जो है दूसरे के समक्ष किस प्रकार से रख सकते हैं कि उन्होंने उसका किस तरीके से प्रयोग किया। यानी ऐसी कौन सी पंक्तियां हैं जिसमें उन्होंने अलंकारों की क्लिष्टता को दर्शाया, या प्रकृति चित्रण की बात आई तो प्रकृति चित्रण को दर्शाने वाली हैं, या ये प्रकृति चित्रण का प्रयोग केशवदास ने किया तो वो किस तरीके से किया। इस बात को हम सिद्ध किससे करते हैं? हम उनकी काव्य पंक्तियों के आधार पर ही हम उनको सिद्ध कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम पेपर करते हैं तो उस समय पर जिस बिंदु से संबंधित हम उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो पहले हम उससे संबंधित 2, 4 या 5 पंक्तियां पहले गद्य में दर्शाते हैं और उस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए कवि की जो है पंक्तियों को उदाहरण के रूप में जो है हम वहां पर दर्शाते हैं, तब जाकर के वह बिंदु पूरी तरीके से जो है पूर्ण माना जाता है। तो इसी तरह से जो जो विषय इनमें पूछे गए, चाहे कठिन काव्य का प्रेत पूछा जाए, कुछ भी है, तो हम ऐसे प्रश्नों के उत्तर उसी आधार पर, अगर कठिन काव्य के प्रेत कहा है तो कठिन काव्य के प्रेत को दर्शाने वाली चीजें, क्योंकि हम अगर एक साथ बिल्कुल सरल सरल चीजों को जो है हमने ला करके और हमने दर्शा दिया तो वो तो अन्य कवियों के समान उनमें भी वही सरलता दिख रही है, और आपको क्या सिद्ध करना है यहाँ पर कि वो कठिन काव्य के प्रेत हैं। यदि कठिन काव्य के प्रेत हैं तो क्या ऐसी कठिन चीजें हैं जिसके कारण उनको इस नाम से जाना जाता है, तो हमें उस प्रश्न के उत्तर में उस चीज को दर्शाना होगा कि वो इन आधारों पर या इन बिंदुओं पर या उन्होंने ऐसी पंक्तियों का प्रयोग किया या ऐसी पंक्तियां लिखी जिससे जो है उनको हम कठिन काव्य के प्रेत के रूप में जो है कह सकते हैं। तो मैंने जो ये बिंदु इतने रखे प्रश्नों के जो है कि ये प्रश्न केशवदास से बन सकते हैं, लेकिन हम प्रश्न का उत्तर किसी का भी देंगे, लेकिन प्रश्नों के उत्तर देने का तरीका हमारा यही होगा कि हम इसी तरीके से जो है सारे प्रश्नों के उत्तर जो है परीक्षा के समय पर जो है हम पूर्ण करेंगे, क्योंकि ये व्याख्या के जितने ही उपयोगी हैं, क्योंकि व्याख्याएं आती हैं लेकिन ये भी कम अंक के नहीं हैं, इसलिए हमें एक अनुपात बनाए रखने के लिए जितनी अच्छी हम व्याख्या करेंगे उतने ही अच्छे यदि हम प्रश्न करते हैं या प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तभी हम एक बराबर के अनुपात पर आकर के जो है खड़े हो सकते हैं। ये थे निबंधात्मक जो है प्रश्न जो हैं हमारे आए हैं, और इनके करने के तरीके एक इस तरीके से इसको और भी सुंदर और अच्छा बना सकते हैं कि जैसे जो है कि यदि प्रकृति की बात आई है या दूसरा कोई भी पहलू आया है तो प्रकृति का एक विषय तो प्रस्तुतिकरण करने का ये होता है कि हमने प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया और सीधे सीधे हमने केशव के प्रकृति चित्रण को जो है स्पष्ट करना प्रारंभ कर दिया। हम उसको और भी अधिक सौंदर्यशाली या प्रभावित बनाना चाहते हैं प्रश्न का उत्तर, तो हम जो है पहले प्रश्न जो आया है हमारा और केशवदास का स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं उस पक्ष में जो है, उससे पूर्व जो है हम उस बिंदु से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को एकजुट करके यानी मिला करके जो है पहले हम प्रारंभ उससे करें। अगर प्रकृति की बात आती है तो हम प्रकृति से संबंधित 8-10 पंक्तियां बहुत सुंदर तरीके से कहें, प्रकृति के संबंध में जो है किसी विद्वान के कैसे मत हैं। अगर हम प्रकृति की बात यहाँ पर केशवदास की करने जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे ही साहित्य में अगर हम देखते हैं कि जो
पंत हैं जो है सुमित्रानंदन पंत, वो प्रकृति के ही कवि माने जाते हैं। तो उन्होंने प्रकृति को, अगर प्रकृति के ही कवि हैं तो उन्होंने प्रकृति से संबंधित बहुत सारे पहलुओं को बहुत ज़्यादा, इनसे भी अधिक श्रेष्ठ तरीके से देखा होगा जब उन्हें प्रकृति के कवि माना गया तो जो है। तो हम यहाँ पर जो है ऐसे कवियों की पंक्तियों के द्वारा भी जो है हम पहले प्रश्न का उत्तर देने से पहले प्रकृति क्या है, इसका मनुष्य के जीवन से क्या संबंध है, इसके संबंध में और विद्वानों ने भी किस तरीके से देखा है, इसकी महत्ता को किस प्रकार से प्रतिपादित किया है, यहाँ तक हम प्रश्न का उत्तर एक आधे पृष्ठ तक ला करके और फिर उसके पश्चात जो है इसलिए ये कह करके कि ये इतनी ज़्यादा उपयोगी है, हम किसी भी चीज़ की महत्ता को दर्शाएंगे तभी उसकी उपयोगिता क्या है हमारे सामने आएगी। और इसीलिए जो है कि ये केशवदास ने भी इस पक्ष को अधूरा नहीं छोड़ा है और उन्होंने अपना प्रकृति चित्रण जो है इस रूप में प्रस्तुत किया है। हम इस तरीके से जो है किसी भी प्रश्न के उत्तर को जो है और भी अधिक जो है सुंदर और प्रभावपूर्ण जो है बना सकते हैं, जिससे कि किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है वो हमें ऐसा प्रस्तुत करने से जो है पूर्ण रूप में दिखाई देगा और ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कहीं भी कोई भी अधूरापन सा दिखाई दे रहा है। तो ये थे जो है हमारे निबंधात्मक प्रश्न थे। अब हम आगे देखते हैं कि इसके पश्चात भी जो है लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं जो है। तो इसमें जो है अगर केशव को ही हम देखते हैं तो केशव जैसे 5 या 4 अंक का कोई भी प्रश्न आता है तो जैसे अगर ये बता दिया जाए कि केशव का जो है आप केशवदास का आगे अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो ऐसे छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं कि केशवदास की रचनाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। यदि ऐसा आया है कि संक्षिप्त हमें 5 या 7 या 8 पंक्ति में ही देना है तो हम जो है कि उनकी कितनी रचनाएं हैं, उनमें से कितनी प्रामाणिक रचनाएं हैं, उन रचनाओं का एक एक पंक्ति में क्या है कि हम उनका वर्णन प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे उनके जीवन से संबंधित हो, चाहे उनकी रचना से संबंधित हो। और ये प्रश्न जो है इस प्रकार के नहीं हैं कि ये बिल्कुल निश्चित हों कि ये 2 या 4 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। यदि हमारे पाठ्यक्रम में केशवदास को लगाया गया है तो केशवदास का हमने जो व्याख्या से संबंधित अंश पढ़ा हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें भी क्या है बहुत सारे विषय ऐसे आए जिनका संबंध क्या है, जब केशव लगे हैं तो केशव से जुड़ा हुआ है। परशुराम संवाद को लेकर के आ सकता है, रावण शयनागार से संबंधित आ सकता है, हनुमान लंका गमन से संबंधित आ सकता है। तो कई प्रकार के ऐसे प्रश्न भी छोटे छोटे हमारे उसमें जो है पेपर में आते हैं कि हनुमान जी जब जो है लंका के लिए जाते हैं तो उस समय पर वो कैसे दिखाई देते हैं। अगर ऐसा भी कोई 5 अंक का आ जाता है तो जिस प्रकार से हमने पद्य में जो है उन पंक्तियों को पढ़ा है उसके आधार पर उसको हम गद्य में स्पष्ट करके जैसे जैसे वो लग रहे थे उस समय पर उस चीज को जो है हम यहाँ पर दर्शाते हैं। और जो भी प्रश्न अति लघु में भी आते हैं तो उनमें भी ये है कि जो हमारे पाठ्यक्रम में पुस्तकें लगी हुई हैं उनके आगे जो है कवि परिचय दिया रहता है। उस कवि परिचय का अध्ययन करना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर जो है उस कवि की, जिस कवि का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उस कवि की संक्षिप्त जो है पूरी रूपरेखा वहाँ पर प्रस्तुत होती है। तो जो छोटे छोटे से प्रश्न बनते हैं यानी वो व्याख्या के अंश से भी बन सकते हैं और उनका जो परिचय दिया हुआ है उससे भी बन सकते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों की छोटे प्रश्न करने के लिए बहुत जानकारी होनी आवश्यक है कि उनके गद्य हिस्से को पढ़ करके भी जो पहले दिया हुआ है परिचय, कवि परिचय, और जो हमने व्याख्या का अंश पढ़ा है
क्योंकि वहाँ पर एक कोई ऐसी सीमित एक रेखा नहीं खींची गई है कि जहाँ पर ये कहा जाए कि इतने अंश से ही छोटे प्रश्न आएंगे। एक जिम्मेदारी हमारी एक तरीके से ये भी बनती है कि अगर पाठ्य पुस्तक जो हमारी लगी हुई है उसमें तो इनका क्या है, बहुत ही संक्षिप्त विवरण दिया हुआ होता है, लेकिन अगर हमें इनका पूरी तरीके से अध्ययन करना है तो हम केशव से संबंधित भी कुछ अन्य पुस्तकें देखें, जिससे कि हमें वो चीज़ जो है क्या है, विस्तार के रूप में मिलेगी। और जब हम किसी भी चीज़ को जो है विस्तार के रूप में जब पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से हम छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर बहुत अधिक सरलता से दे सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत ही छोटा ही पढ़ा हुआ है तो छोटे का छोटा देना हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन अगर किसी भी कवि को हमने पूरे विस्तार के साथ पढ़ा हुआ है तो हमें छोटे प्रश्नों के उत्तर पढ़ने की अलग से आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उस विशाल या उस बड़े रूप में ही जो है बड़े प्रश्न के अंतर्गत ही छोटे प्रश्नों के उत्तर जो है हमें बड़ी सरलता से अपने आप जो है मिल जाते हैं। इसलिए जो है कि हमें इस चीज़ का भी विशिष्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जो भी कवि हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं या केशव को रखा गया है तो हम अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जो है हम केशव से संबंधित कुछ अन्य जानकारियां भी अपने पास हासिल करें, तभी हम सभी प्रश्नों के उत्तर जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय जो है प्रश्न भी तुम्हारे पेपर में जो है आते हैं, लेकिन इसके लिए भी जो है हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जितने अंक का प्रश्न है हम उतना ही मैटर वहाँ पर प्रस्तुत करें। इस बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि आप जितनी आवश्यकता है उससे अधिक यदि विस्तार आप प्रस्तुत करेंगे तो वो आपके लिए व्यर्थ है, क्योंकि मूल्यांकन पूर्व में ही निश्चित है कि इतने अंक से ही आपको अंक दिए जाने हैं, तो आपका मैटर भी उतना ही होना चाहिए, तभी आप अच्छे अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैंने जो है आज इस व्याख्यान को इसीलिए दिया या इस व्याख्यान में प्रश्नों से संबंधित चर्चा इसीलिए की है कि अधिकांशतः क्या है कि जैसे ही हमारा व्याख्या का भाग पूर्ण होता है तो हम समझ लेते हैं कि हमारे कवि पूर्ण हो गए, लेकिन हमारे कवि जब ही पूर्ण होते हैं, अगर केशवदास को जब ही पूर्ण माना जाएगा कि जब हमारा व्याख्या का अंश भी पूर्ण है, साथ साथ हमने उनके प्रश्नों के उत्तर भी जो है पूर्ण कर लिए हैं, तभी हम एक अनुपात से जो है जब हमारा पेपर होगा तो हम उस कवि को पूरी तरीके से प्रस्तुत करने में जो है हम सफलता हासिल कर सकते हैं। आज मैंने ये जो है आपको कवि केशव का बताया है, लेकिन ये व्याख्यान बार बार देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी कवि हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं, चाहे बिहारी लगाए हैं, चाहे वृंद लगे हैं, चाहे आलम लगे हैं, कोई भी रीतिकाल के कवि लगे हैं, लेकिन सभी के प्रश्नों के उत्तर करने का हमेशा यही तरीका रहेगा कि हमको एक अनुपात को ध्यान में रखना है और उसको बहुत ही आगे पीछे की चीज़ों से जोड़ करके उसको सौंदर्यशाली बनाना है। साथ साथ उदाहरणों के माध्यम से उस प्रश्न के उत्तर को सिद्ध करके जैसा पूछा गया है उसको हमें स्पष्ट करना है, तभी हम पूरी तरीके से उस कवि को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाने में सफलता हासिल कर सकेंगे। इस तरीके से जो है हमने आज का यह व्याख्यान जो है कवि केशव के प्रश्नों का उत्तर देते हुए या कवि के प्रश्नों पर चर्चा करते हुए आज पूर्ण किया है, और आज हम जो है इस व्याख्यान को यहीं पर जो है समाप्त करते हैं और आज की चर्चा हमारी यहीं पर समाप्त होती है।